गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, तो हम ना अकबर को पढ़ रहे थे और अकबर में मैंने आपको मतलब उसके जीवन की स्टार्टिंग की बातें सब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आज से हम उसकी युद्ध नीति स्टार्ट करेंगे, क्योंकि युद्ध अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ते तो युद्ध के बाद मतलब उसका ज़िंदगी ख़त्म, लास्ट में मर जाता है। तो फिर से बाद में उसको और सारी चीज़ें बाद में पढ़ते तो फिर अजीब सा लगता। लास्ट में सैन्य अभियान पढ़ेंगे, युद्ध नीति पढ़ेंगे, उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाएगी और दूसरा उसका राजा उसका बेटा बन जाएगा जहांगीर। ठीक है, सब मतलब सही रहेगा सीक्वेंस में। तो हमने अकबर के बारे में अब तक क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, जो अकबर की ज़िंदगी का पहला युद्ध था 1555 में। उसके बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसके बाद अकबर दोबारा से मतलब मुग़ल सल्तनत का दोबारा से आगाज़ होता है। वरना यहाँ पे अगर अकबर हार जाता तो मुग़ल फिर से ख़त्म थे। ठीक है, वैसे ही 1556 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1555 हो गया, 56 हो गया, फिर अकबर राजा बन जाता है 1556 में ही। फिर उसके बाद हमने अकबर की पढ़ी किसने क्या क्या सुधार किए, सिक्के वगैरह सब पढ़ लिए। ठीक है, 1556 के बाद 56 से लेके 1560 तक अकबर किसके मतलब अंडर में था? बैरम खां के नेतृत्व में। सारे काम बैरम खां के कहने से करता था। फिर 1560 में कौन सा युद्ध हो जाता है? तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा के युद्ध में किसके बीच? अकबर और बैरम खां के बीच। तो तिलवाड़ा के युद्ध में कौन हारता है? बैरम खां हारता है। बैरम खां को हज में जाना पड़ता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, बस थोड़ा सा रिवाइज। 1560 हो गया। फिर 1562 तक, 1560 से 62 तक किसके अंडर में होता है? महामनगा के। तो इस 60 से 62 को हम क्या कहते हैं? पेटीकोट का शासन। 1562। इसके बाद 62 में जोधा बेगम से शादी हो जाती है। ठीक है, किससे? जोधा बेगम से। तो अकबर के ऊपर से माहम अनगा का प्रभाव कम हो जाता है, हट जाता है लगभग। ठीक है, फिर 1563 में अकबर ने दास प्रथा को ख़त्म किया। 1564 में अकबर ने जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था उसको ख़त्म किया। 1565 में हो गया जजिया। 64 में हो गया, सुनो, 62 में अकबर ने दास प्रथा को ख़त्म किया। 63 में तीर्थ यात्रा का कर यानी कि टैक्स। 64 में अकबर ने जजिया कर ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना। फिर 1575 में इबादत खाना बनाया। 1571 में फतेहपुर सीकरी, फिर इबादत खाना। फिर 1578 में अकबर ने इबादत खाना में सब लोगों को मतलब उसकी जो जितने सारे लोग उसमें पहले सुन्नी धर्म के आते थे यहाँ पे। ठीक है ना, पहले सुन्नी धर्म के आते थे और उसके बाद इसने 1578 में सभी जो धर्म के लोगों को उनको आने की अनुमति दे दी। ठीक है, वो लोग सिर्फ थर्सडे को उनकी मीटिंग्स टाइप होती थी। ठीक है, इसको कहते थे सुलह कुल की नीति, सुलह कुल। ठीक है, इसमें अकबर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। और इसके बाद 1579 इसमें अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर मैं आपको समझा चुकी हूँ, मजहर गलत लिख दिया, मजहर। ठीक है, फिर 1582 में दीन इलाही धर्म, दीन इलाही। और 1582 में दीन इलाही, 1582 में दीन इलाही। और 1583 में इलाही संवत। ठीक है, इलाही संवत। ये हो गया मतलब अकबर ने क्या क्या सुधार किए, ये हमने सिर्फ एक उसमें पढ़ लिया। इसके बाद अगर ये सब आपको डिटेल में पढ़ना तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे समझाया आपको। मतलब मेरा दावा है कि आपको सबको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये सब क्लियर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिक्के पढ़े थे अकबर के। सिक्के अकबर ने दाम और रुपया, ठीक है, जो शेरशाह सूरी के टाइम पे थे वही कंटिन्यू रखा, लेकिन उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो चेंज कर दी। तो अकबर का टाइम पे 1 रुपया बराबर 40 दाम के होता था और शेरशाह सूरी के टाइम पे 64 दाम का। ठीक है, इसके बाद अकबर ने एक चीज़ और चलाई, इलाही सिक्का, जो कि गोल होता था।
ठीक है। एक चला है जलाली सिक्का जो कि आयताकार होता था, ठीक है। और एक इलाही बराबर 10 रुपये के, ठीक है। इसमें आप रेशो से भी आ सकता है कॉन्सेप्ट के 1:10, ठीक है। रेशो भी आ सकता है कि इलाही और रुपये के बीच में क्या रेशो था, या फिर रुपये और दाम के बीच में क्या रेशो था। तो क्या रेशो था, 1:40, ठीक है। ये हो गया। एक और अकबर ने सिक्का चला है राम सिया का सिक्का। कौन सा, राम सिया, या फिर कह सकते हैं राम सीता, राम सिया का सिक्का, ठीक है। राम सिया का सिक्का भी चलाया, लेकिन ये मतलब ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहा। ये आप कह सकते हैं एज ए शो पीस रहा कुछ टाइम के लिए, कंटिन्यू बस ऐसे ही रहा, ठीक है। राम सिया का सिक्का ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक। ये सिक्के पढ़ लिए हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था अकबर की वो जो भूमि होती है, भूमि 4 तरह की थी, ऐसी समझ लो। भूमि 4 तरह की थी, मतलब उपज के हिसाब से, 4 तरह की थी। पोजल, परती, चाचर और बंजर, ठीक है। और एक टैक्स के हिसाब से थी, वो भी 4 तरह की थी। टैक्स के हिसाब से एक तो हो जाएगी आपकी खालसा भूमि, खालसा, जागी, पैबाकी और मददमास, वो भी हम पढ़ चुके हैं किस किस तरह से थी वो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अकबर की भू राजस्व प्रणाली, मतलब कि भूमि के ऊपर टैक्स किस तरह से लेते थे। तो इसमें 3 चीज़ें थी, एक तो था जाप्ती प्रणाली, एक था कनकूत प्रणाली, और एक थी आईन दहसाला, ठीक है। आईन दहसाला जाप्ती प्रणाली थी भूमि के माप के आधार पर, मतलब जिसकी ज़्यादा भूमि होगी, है ना, ज़्यादा ज़मीन होगी उस पर टैक्स ज़्यादा, जिसकी कम होगी उस पर कम होगा, ठीक। भूमि की माप के आधार पर थी ये, भूमि के माप के आधार पर टैक्स यहाँ पे। और यहाँ पे कनकूत में था भूमि की उपज के आधार पर, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है खेत बड़ा हो लेकिन उस पर उपज कम हो, या बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उपज के हिसाब से टैक्स था। सबसे बेहतरीन थी ये, क्योंकि इसमें जो उपज के हिसाब से टैक्स था, उसमें किसान ऐसे भी बेईमानी कर सकते हैं कि भैया वो दिखा दे कि हमारे तो बाढ़ आ गई थी तो हमारा फसल बर्बाद होगी, हम टैक्स नहीं दे सकते। तो आईने दहसाला कौन लेकर आया था, टोडरमल। कौन लाया था, टोडरमल। ये क्या हुआ, आईने दहसाला कौन लेकर आया था, टोडरमल लेकर आया था, ठीक है, टोडरमल, ठीक। इसमें 10 साल का एवरेज सबके मतलब वो निकाले, उनकी किस खेत में कितनी उपज होती है, फिर उनका 10 साल का एवरेज निकाला कि एवरेज आपकी इतनी फसल हो जाती है, उसके हिसाब से टैक्स बांध दिया कि आप कुछ भी हो, तुम्हारे जानवर खाएं फसल को या बाढ़ आए या कुछ भी हो, आपको इतना ही टैक्स देना है, ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन थी 10 साल के, इसमें क्या था, एवरेज 10 साल के औसत के हिसाब से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत व्यवस्था औसत के हिसाब से कौन से में थी, तो आईने दहसाले के हिसाब से। ये हम पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। आज हमको पढ़ना है एक तो अकबर के नवरत्न और दूसरा अकबर की सैन्य नीति, ठीक है। कौन कौन से युद्ध लड़े, कैसे कैसे किया, ये सब हो चुका, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न जो हैं, अकबर के नवरत्न ऐसे थे, मतलब कि वो अलग अलग फील्ड में, है ना, अलग अलग फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की हुई थी, वो अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया, ठीक है। आपने नवरत्न उसके भी पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे, लेकिन वो सारे संस्कृत भाषा के विद्वान थे, ठीक है, सारे के सारे संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उसमें कालिदास भी थे, ठीक है, वरामिर, ये सब क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। तो क्वेश्चन देखो, अकबर के नवरत्न को हर कोई जानता है कि नवरत्न किसके थे, तो अकबर के नवरत्न थे। लेकिन क्वेश्चन अभी पैटर्न में भी पूछा गया था, एक बार CHSL में भी पूछा गया था, वो नवरत्न किसके पूछेगा, चंद्रगुप्त के, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के जो हैं, ठीक है। इनके भी नवरत्न थे, वो थे संस्कृत भाषा के विद्वान, ठीक है, सारे के सारे संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इसमें वराहमिर हो गए, कालिदास हो गए, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब पढ़ते हैं अकबर के नवरत्न, जो कि सब अलग अलग फील्ड में थे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, अकबर बीरबल, है ना, मतलब कि बीरबल जो थे, बीरबल का असली नाम था महेश दास। बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास था। बीरबल का असली नाम महेश
दास, ठीक है। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। अकबर ने जो अपना धर्म चलाया था दीन इलाही धर्म, कौन सी सन में? 1582 में। इसकी सन पूछी जाती है, याद रखना, ठीक है। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था? जो ये था, बीरबल, ठीक है। दीन इलाही, दीन इलाही को मानने वाला, दीन इलाही को मानने वाला जो पहला क्या कौन था? हिंदू था, वो बीरबल था, ठीक। बीरबल जो थे ये अकबर के बहुत ज़्यादा प्रिय थे। अकबर इनको प्यार से राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा। और अकबर ने इनको जो उपाधि दी थी वो दी थी कवि प्रिय की। कवि प्रिय की उपाधि, प्यार से कहते क्या कहते थे? राजा। प्यार से राजा कहते थे। और उपाधि कौन सी दी थी? कवि प्रिय की। कवि प्रिय की उपाधि थी, प्यार से उनको राजा कहते थे, ठीक है। अकबर बीरबल के बहुत सारे किस्से हैं। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने कहा कि बीरबल मैंने ये लाइन खींची है, ठीक है, आप इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। तो अकबर ने क्या किया? उन्होंने कहा कि इसको टच नहीं करना है, ना तो इसको इरेज करना है, ना मिटाना, कुछ नहीं करना, लेकिन इसको छोटा करना है। अकबर ने क्या किया? इसके नीचे एक और लाइन खींच दी। अब देखो महाराज जी छोटी हो गई होगी, इस वाली लाइन से ही छोटी हो गई। तो इस तरह के अकबर के और बीरबल के बहुत सारे किस्से हैं। वो अकबर की बीरबल की खिचड़ी वाला तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस किस्सा है, ठीक है। तो अकबर को बीरबल बहुत ज़्यादा प्रिय थे, इस वजह से बीरबल को क्या कहते थे? वो राजा कहते थे, ठीक है। बीरबल की मृत्यु 1586 में हुई। 1586 में कश्मीर में विद्रोह हो गया था, ठीक है। कश्मीर में विद्रोह हो गया था और वो एक कबीलाई लोग थे, मतलब उनका कबीला था। तो यूसुफ जई कबीले ने विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा और बीरबल उसको जीत भी गए थे, मतलब कामयाब हो गए थे विद्रोह दबाने में, लेकिन बीरबल की मृत्यु हो गई। तो कब हुई? कश्मीर के यूसुफ जई कबीले, यूसुफ जई कबीले के विद्रोह से, कबीले के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई, ठीक है। बीरबल क्लियर। इसके बाद दूसरा बीरबल के बाद पढ़ लो आप तानसेन। नंबर 2 पे तानसेन, ठीक है। तानसेन जो थे वो बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े संगीतकार। ये संगीत मतलब गाते भी थे और लिखते भी थे। गाना अलग होता है और लिखना अलग होता है। आपने देखा होगा कि इस गाने के राइटर ये हैं और सिंगर और राइटर अलग होते हैं ना, तो ये दोनों काम करते थे। तानसेन का असली नाम पूछा जाता है। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन जो था, तानसेन ग्वालियर का था। कहाँ का था? ग्वालियर। मतलब जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ग्वालियर में जन्म हुआ था और ग्वालियर में ही मकबरा है, मतलब मकबरा भी ग्वालियर में ही है तानसेन का। तो तानसेन का मकबरा भी पूछा जाता है। देखो झांसी की रानी का और तानसेन का, दोनों का मकबरा ग्वालियर में है और दोनों का ही पूछा जाएगा। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। झांसी की रानी का, रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक। तानसेन क्या वैसे क्या थे? ये संगीतकार थे, संगीतकार, ठीक है। राइटर, संगीत लिखते भी थे और संगीत ये मतलब गाते भी थे, ठीक है। इनकी कुछ मतलब जो फेमस हैं, एक तो मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, ऐसी कई सारे हैं मियाँ करके, है ना। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये है तानसेन के बारे में। तो हमने क्या पढ़ लिया? बीरबल पढ़ लिया, तानसेन पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट बीरबल हो गया, तानसेन हो गया। एक है नंबर 3 मानसिंह। बीरबल, तानसेन, मानसिंह। और नंबर 4 पे पढ़ लो आप टोडरमल, ठीक है। इससे ऊपर वाले भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, याद करने में आसानी होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नंबर 1 पे बीरबल के बाद पढ़ा तानसेन। बीरबल के बाद क्या पढ़ा? तानसेन पढ़ा, ठीक है। अब इसमें देखो आप, हमें क्या करना है? जो मानसिंह थे, मानसिंह अकबर के सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि सबसे करीबी और सबसे ज़्यादा बहादुर
सेनापति थे, सेनापति कह सकते हैं या फिर मनसबदार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, वैसे तो मनसबदार थे, लेकिन काम क्या था, सेना मनसबदार कौन होते थे, सेनापति होते थे। तो ये अकबर के क्या थे, सेनापति थे, मान सिंह सेनापति, और ये राजा भारमल के पोते थे। किसके, भारमल के पोते, भारमल के पोते, ठीक है। राजा भारमल का आपको जब अकबर के सैन्य अभियान पढ़ाऊंगे तब आपको क्लियर होगा कि ये कैसे कैसे थे। आमेर के राजा थे राजा भारमल, और भारमल की ही बेटी थी कौन, जोधाबाई, ठीक है। तो इस रिश्ते से अगर मानसिंह को देखें तो मानसिंह क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, क्योंकि ये पोते थे वो बेटी थी, क्लियर। तो मानसिंह जो थे भगवान दास के बेटे और भारमल के पोते थे, ठीक। और अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े, सबसे ज़्यादा युद्ध अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में ही जीते, ठीक। अब टोडरमल को देखो, टोडरमल जो थे, टोडरमल को अकबर ने, चलो टोडरमल को अकबर ने अपने, जो अभी हमने क्या पढ़ा था, आईने दहसाला किसने बनाई थी, टोडरमल ने। तो अकबर की जो भू राजस्व प्रणाली थी, मतलब कि टैक्स वसूलने का पूरा जो एरिया है, टैक्स को किस तरह से निर्धारित करना है, ये सारा का सारा जो विभाग था, ये किसके अंडर में था, टोडरमल के। तो हम कह सकते हैं भू राजस्व का जो एरिया था, भू राजस्व, भू राजस्व का प्रधान कह सकते हैं। टोडरमल कौन थे, भू राजस्व के प्रधान थे, ठीक। और टोडरमल पहले, अकबर से पहले किसके दरबार में कार्यरत थे, शेरशाह सूरी के, ठीक, शेरशाह सूरी के दरबार में थे टोडरमल। तो हमने 4 पढ़े, इनको चारों को एक साथ याद करना है, क्योंकि 9 वरना फिर याद करने में कठिनाई होगी। पहला बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। अब 5th पे चलते हैं, नंबर 5 अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल जो थे, अबुल फजल ये, सॉरी, अबुल फजल को अकबर ने, एक मिनट, अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा, अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। ये जो अकबरनामा था फारसी भाषा में था, क्योंकि मुगल काल में सबसे जो फेमस लैंग्वेज हम कह सकते हैं वो फारसी थी। लैंग्वेज भी पूछी जाती है कि मुगल सल्तनत की भाषा कौन सी थी, तो फारसी थी। तो अकबरनामा कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में था। ये जो अकबरनामा है ये 7 साल में पूरा किया गया, अबुल फजल ने 7 साल में लिखा। और 7 साल में लिखने के बाद अकबर, क्योंकि भाई अकबर कंटिन्यू कुछ ना कुछ कर रहा था, तो सारी चीज़ें लिखनी थी। अकबर खुद तो लिख नहीं सकता क्योंकि अकबर अनपढ़ था, ठीक है। तो अकबरनामा इसने लिखी। अब इसको हम ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आत्मकथा खुद लिखते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, बायोग्राफी, यानी कि अकबर की जीवनी थी। क्या थी, अकबर की जीवनी थी। अकबर की जीवनी किसने लिखी, अबुल फजल ने। और इस अकबरनामे में 3 पार्ट थे। अकबरनामे में 3 पार्ट थे। स्टार्टिंग में अकबर के, स्टार्टिंग मतलब प्रारंभिक जीवन के बारे में था, उसके बाद अकबर की युद्ध नीति, ये सब लास्ट वाला। लेकिन जो तीसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट का नाम क्या था, इसका जो थर्ड पार्ट था, इसका जो थर्ड पार्ट था उसका नाम था आईना अकबरी। क्या था, आईने अकबरी, आईने अकबरी नाम था। ये जो आईने अकबरी है ये अबुल फजल की आत्मकथा है। इस आईने अकबरी में जो उसका तीसरा हम चैप्टर कह सकते हैं, अलग से जोड़ दिया, ठीक है। बुक एक ही है अकबरनामा, उसका एक तीसरा चैप्टर है आईने अकबरी। उसमें अबुल फजल ने अपने बारे में लिखा, मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ उसका अकबर का जोड़ दिया, क्योंकि भाई अगर ये अपनी नाम से अलग अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखता तो कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो आईने अकबरी किसकी आत्मकथा है, अबुल फजल की। लेकिन पार्ट किसका है, अकबरनामा का, अबुल फजल, ठीक है, क्लियर। अबुल फजल के साथ ही आप याद कर लो फैजी को, या अबुल फैजी, पूरा नाम अबुल फैजी ही है, ठीक है। 6 नंबर पे फैजी, फैजी, फैजी जो थे ये अबुल फजल के ही बड़े भाई थे। फैजी कौन थे, अबुल फजल के ही बड़े भाई थे, ठीक। और ये वैसे क्या थे, कवि थे, ठीक है। अकबर के दरबार में क्या थे, कवि थे। और फैजी अकबर के दरबार में क्या थे, कवि थे। फैजी ने कई सारी जो बुक्स थी उनका फारसी में अनुवाद किया। इसमें सबसे फेमस बुक 2 हैं, एक तो आती है लीलावती, 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 ठीक है। और एक है नल दमयंती, नल दमयंती,
इन दोनों बुक्स का किस में अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद। ठीक है, इन दोनों किताबों का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। ये पूछा जाता है। लीलावती जो थी ये गणित की किताब थी, मतलब मैथ्स की। ठीक है, गणित की बुक थी। नल दमयंती एक कविता थी, नल दमयंती एक कविता थी, इसका फारसी में अनुवाद किया। लीलावती गणित की किताब थी, इसका फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, तो अबुल फजल फैजी, इसके साथ आपको याद क्या करना है? अब्दुल रहीम खाने खाना, इसके साथ क्या याद करना है? अब्दुल रहीम इसके साथ ही आपको याद करना है नंबर 6-7 पे अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना इसी के साथ याद करना, तीनों एक साथ। पहले हमने 4 एक साथ याद किए, बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, ये तीनों एक साथ। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना। अबुल फजल फैजी दोनों भाई हैं। ठीक है, और अब्दुल रहीम खाने खाना आपको पता होगा किसके? बैरम खां के बेटे थे, बैरम खां के बेटे थे। तो अकबर ने इनको क्या बनाया? जो अनुवाद विभाग है, अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया, या अध्यक्ष कह सकते हैं, अनुवाद विभाग का अध्यक्ष, अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बनाया अकबर ने इनको। ठीक है, अब अब्दुल रहीम खाने खाना ने, मैंने जब बाबर आपको पढ़ाया था तभी मैंने बताया था, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुजू के बाबरी। बाबर की आत्मकथा क्या नाम है? तुजू के बाबरी। तो तुजू के बाबरी जो है, बाबर की आत्मकथा, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद, ठीक, क्योंकि वो तुर्की भाषा में थी। तुजू के बाबरी का, तुजू ए बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा थी, तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, तो उसका नाम क्या रख दिया? बाबरनामा। बाबरनामा, ये कौन सी भाषा में होगी? फारसी में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पॉइंट याद रखने, वरना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि तुजू के बाबरी क्या थी, बाबरनामा क्या था। किताबें ये की हैं, देखो इसका ट्रांसलेटेड रूप है बस, है ना, ट्रांसलेटेड वर्जन है। ये तुर्की भाषा में थी और वो फारसी भाषा में है, वो उसको ट्रांसलेट कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। कितने हो गए? 7 हो गए। 2 बचे हमारे, उसमें कुछ खास नहीं पढ़ना। ठीक है, एक है हमारे कौन? 7 हो गए ना, 8वां। 8वें पे है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो थे ये क्या थे? ये व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार हम कह सकते हैं, मतलब मजाकिया, सारी बातें ना बहुत मजाक उसमें करते थे, ठीक है ना, या हंसाने का एक तरह से इनका यही पेशा था। ठीक है, तो ये क्या थे? व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार यानी कह सकते हैं हम इसको मजाकिया। ठीक है, व्यंग्यकार थे। तो इनको ना खाने में 2 प्याज खाने की आदत थी, इस वजह से इनका नाम क्या हो गया? मुल्ला दो प्याज हो गया। मुल्ला नाम था तो 2 प्याजा लगा दिया अकबर ने, क्योंकि खाने के साथ 2 प्याज खाने का इनको शौक था। ठीक, इसके बाद 9वें नंबर पर आते हकीम हुकाम। हकीम हुकाम, इन दोनों को एक साथ याद रखना है। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम जो थे ये बावर्ची थे, बावर्ची। ठीक है, बावर्ची यानी कि शेफ़। ठीक है, ये शेफ़ थे, अकबर के मास्टर शेफ़ थे, और खाने का बहुत शौक। अब भी देखोगे अपने रेस्टोरेंट वगैरह में होता है ना कि मुगलों के नाम से बहुत सारी डिशेस होती हैं नॉनवेज की। ठीक है, तो ये क्या थे? हकीम हुकाम, बावर्ची थे। तो 9 के 9 हमने नवरत्न पढ़ लिए। स्टार्टिंग के 4 बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल 4 ही हो गए। इसके बाद 3 कौन कौन से हैं? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना 7 हो गए। 2 ये मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे नवरत्न पढ़ लिए। अब हम देखते हैं अकबर की सैन्य व्यवस्था। इसमें सबसे बेहतरीन आपको पढ़ना है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदार क्या था? ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था। देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सिक्के हो गए और नवरत्न। नवरत्न में पहले हो गया बीरबल, तानसेन, फिर बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल 4 हो गए। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, फिर मुल्ला दो प्याजा, हकीम कम एक साथ। ठीक है, अब देखते हैं हम अकबर की सैन्य व्यवस्था। इसमें है मनसबदारी, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था।
बहुत इंटरेस्टिंग है मनसबदारी व्यवस्था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अकबर ने इसको किया। ठीक है, मनसबदार उन्हें कहते थे। देखो अकबर ने क्या किया कि कुछ सैनिकों का मतलब एक आदमी को पकड़ा, किसी को भी, कि तुम आओ, तुम हमारे ना मनसब बन जाओ, तुम ये करो कि 10,000 सैनिक या फिर इस छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया 1,000 सैनिक आपको रखने हैं। ठीक, उनको सैलरी देनी है 1,000 सैनिकों को और उनकी पूरी देखरेख सब करनी है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी हम आपको बुलाएंगे और अपनी सेना लेकर आ जाना। अब वो कहेगा भाई मैं कहाँ से लेकर आऊँ, वो सोचो सेना रखनी है, मान ली 1,000 सैनिक रखने हैं, 1,000 कह लेते हैं हम कि पैदल सैनिक, ठीक है, और इसमें 500 हो गए घुड़सवार, 500 कौन से घुड़सवार, ठीक है, ये रखने हैं। तो इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, इनकी देख रेख हर चीज़ चाहिए, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो अकबर ने कहा कि तुम घबराओ मत, हम क्या करेंगे, जो जागी भूमि है, मैं आपको पढ़ाया ना जागी भूमि किसके लिए होती थी, जागीरदारों के लिए या फिर मनसबदारों के लिए, वो वहाँ से अपना टैक्स लेते थे। ठीक है, तो जो हमने जागी भूमि है, हम आपको जैसे इनके ऊपर खर्चा कितना होगा, पैदल सैनिक जो होते थे वो 3 रुपये पर मंथ लेते थे। ठीक, और जो घुड़सवार होते थे वो 20 रुपये पर मंथ लेते थे। ठीक, तो 3 रुपये पर मंथ यानी कि कितने, 3,000 हो गए एक महीने के, ये हो गए कितने, 1,000 हो गए। ठीक है, मतलब कि 4,000 पर मंथ। तो 4,000 पर मंथ अगर आपका खर्चा बैठ रहा है तो मैं आपको 5,000 या 6,000 जहाँ से टैक्स मिलता है। अब एक कोई ज़मीन है ना, ये कौन सी जागी भूमि है, जागी भूमि, मैं आपको ऐसी एक जागी भूमि दे दूंगा जहाँ से 6,000 का टैक्स मिलता है। तो खर्चा कितना हो रहा है मनसबदार का, 4,000। तो आप वहाँ से अपना टैक्स लेना, उस सारे जितना भी टैक्स का पैसा उससे अपनी सेना कर वो करनी है, देख रेख करनी है, बाकी पैसा आपका। तो सब खुश, एक तो उन्हें इतनी अच्छी पोजीशन मिल रही है अकबर के दरबार में, मनसबदार की बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, और दूसरा ये जो है पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक, इनको करने का, तो अकबर ने ये काम किया। ठीक है, तो इनको क्या दे दिया, एक जागी भूमि दे दी। ठीक, तो इस तरह से अकबर ने बहुत सारे अपने मनसबदार बनाए। इससे अकबर की सोचो कितनी बड़ी टेंशन चली गई। एक तो कि उनका जो रखने का, उनका सैलरी देने की झंझट खत्म, और जहां अकबर को मान लिया कहीं युद्ध लड़ना है और कहीं पे सिर्फ उसे 1,000 सैनिक भेजने हैं, तो वो 1,000 सैनिकों से बात नहीं करेगा, वो 1,000 सैनिक जिसको दे रखे हैं, जो मनसबदार है 1,000 सैनिक का, वो उससे बात करेगा। ठीक है, कि तुम आओ और अपनी वहाँ पे हमला कर दो, उसको जीत लो। ठीक है, ऐसा होता था। तो ये जो पैदल सैनिक होते थे, पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था, जाट। पैदल सैनिक को क्या कहते थे, जाट। घुड़सवार सैनिक को कहते थे सवार, घुड़सवार सैनिक को क्या कहते थे, सवार। ठीक है, तो ये मनसबदारी व्यवस्था थी। इसमें मनसबदार ना 3 तरह के होते थे, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। उसमें जो संख्या होती थी, मान लिया हम अगर सोचें कि अगर वो 3 श्रेणी के थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 श्रेणी के थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अगर प्रथम श्रेणी के पास 500 है, 500 फौजी, 500 सेना है, सेकंड वाले मतलब फर्स्ट वाले के पास सबसे ज़्यादा होते थे, इसमें ज़्यादा करो, फर्स्ट वाले के पास सबसे ज़्यादा, इसमें हम कर रहे हैं 2,000। ठीक है, सेकंड में 1,000 कर लो, 1,000, थर्ड वाले के पास 500। ठीक, तो जो अकबर, अगर कहीं अकबर को युद्ध करना है तो क्या कहेगा कि प्रथम श्रेणी के जो मनसबदार हैं वो हाजिर हो, तो प्रथम श्रेणी के 2,000 वाले, अगर 2,000 वाले फिर हाजिर हो गए, उससे बोलेगा कि तुम वहाँ पे हमला करो। तो जहाँ हमला करना है उसको भी तो पता है कि मतलब 2,000 वाला आ रहा है मेरे पास, तो वो अच्छे से रहेगा। और अगर 500 वाले को भेजेगा, अकबर 500 वाले को भेजेगा, तो जहाँ पे हमला करना है भाई सबको पता रहता है एक दूसरे राजा का कि अकबर के मनसबदार ये वाला है, इसके पास इतनी सेना है, मतलब ये वाला है तो हल्का सा इसको तो निपटा लेंगे, वो ये सोचेगा। तो इसका मतलब है कि जो अकबर की जो मनसबदार थे उनके पास जितनी संख्या होती थी सैनिकों की, है ना, वो सैनिकों की संख्या किसी को नहीं पता थी। वो एक्चुअल में जो ओरिजिनल डाटा था सिर्फ अकबर के पास रहता था। अगर अकबर कह रहा है कि 500 सैनिक का मनसबदार है वो आ जाए, तो पता नहीं वो सच में 500 होगा, कहा तो 500 वाला, वो निकलेगा 2,000 वाला। ठीक है, तो ये थी मनसबदारी व्यवस्था। अब अगर मैंने आपको बताया था, एक मैंने जागी भूमि पढ़ाई, जागी तो समझ आ गया, जागी भूमि किन के लिए थी, मनसबदारों के लिए थी। यहाँ से वो अपना टैक्स वसूलते थे। जो ये टैक्स होता था ये जितनी उसकी सेना पे खर्च हो रहा था उससे ज़्यादा ही होता था, इतनी ही ज़मीन दी जाती थी कि उसका अपना भी खर्चा निकल जाए। अकबर अपने मनसबदारों का बहुत ख्याल रखता था। इसमें बहुत सारे हिंदू भी थे, बहुत सारे मुस्लिम भी थे। ठीक है, अपने मनसबदारों का अकबर बहुत ख्याल रखता था।
तो अगर सपोज करो कि हमने कितना लगाया था, ये 4,000 का खर्चा लगाया था, ठीक है, और ये ज़मीन कितने की थी, 6,000 की, 6,000 यहाँ से टैक्स आ रहा है। अब सपोज करो यहाँ से किसी वजह से टैक्स नहीं मिल पाया, टैक्स मिला यहाँ से 3,000, तो ये तो मनसबदार तो घाटे में रह जाएगा, भाई वो कहाँ से करेगा। तो इनके लिए अलग से जो थी भूमि है, जो अलग से ज़मीन रखी गई थी, इसको बोला था पैबाकी भूमि, पैबाकी, ठीक है, पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि एक तरह से रिजर्व थी, वो इनके लिए जिनको कहीं से टैक्स कम हो तो यहाँ से आके ले ले, ठीक है, पैबाकी भूमि से आके ले ले। बात क्लियर। ये थी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदार जो थे वो सभी धर्मों के थे, सभी धर्मों के लोगों को मनसबदार बनाया। जो हमने अभी मानसिंह को पढ़ा था, मानसिंह भी सबसे ज़्यादा 1500 सैनिक रहते थे मानसिंह के पास, सबसे अच्छे मनसबदार, सबसे ज़्यादा। एक सेकेंड, इसका कर्सर, अब ठीक है। तो मानसिंह भी थे, क्या थे, मनसबदार थे, है ना। तो मनसबदारी व्यवस्था आपको समझ आएगी। एक और बचा अकबर की राजपूत नीति। अकबर की कौन सी, राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति, राजपूत नीति, ठीक। राजपूत नीति जो थी, इसको हम कह सकते हैं ये दमन और समझौते की नीति थी। कैसी, दमन और समझौता, दमन और समझौते की नीति थी। याद तो आपको इसमें यही करना है, सिर्फ याद तो आपको 2 वर्ड ही करने हैं राजपूत नीति में कि दमन और समझौते की नीति थी। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अकबर के राजपूत नीति कैसी थी, दमन और समझौते की। लेकिन समझौता क्या इसमें, राजपूत नीति देखो, जो राजपूत राजा थे वो होते हैं थोड़े से मतलब ईगो वाले, है ना, कि उनका अगर राजा का पद उनसे छीन लिया तो वो संन्यास ले लेंगे, ठीक। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने संन्यास ले लिया था जो, ठीक। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई। जैसे कि जितने राजपूत राजा थे, जो राजस्थान वाले एरिया में बहुत सारे राजपूत राजा रहते थे, राजपूत राजा को, जैसे किसी राजपूत राजा का वो है मतलब राज्य, तो अकबर ने चारों तरफ से घेर लिया, ये है ना, चारों तरफ से घेर लिया, मतलब उसे निकलने की जगह नहीं है। फाइनली उसकी हार पक्की है और अकबर उसको मार भी सकता है। अकबर कितनी बड़ी सेना थी, सोचो। एक तो उसकी मनसबदारी व्यवस्था सबसे बेहतरीन थी, उसको टेंशन ही नहीं, अपनी सेना की एक से एक बेहतरीन सेना थी, ठीक है। तो अगर राजपूत शासक का जो राज्य था उसको अकबर ने चारों तरफ से घेर लिया, फिर अकबर अंदर एंट्री करेगा, ठीक। और अकबर ने कहा कि राजा को बुला कर लेकर आओ। अब अकबर के सैनिक जाएंगे, उससे बाइज्जत उसको लेकर आएंगे कि अकबर बादशाह ने आपको बुलाया है, ठीक। अब वो सोचेगा भाई मैं हार गया और मुझे फिर भी इतनी इज्जत दे रहे हैं। फिर अकबर बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उसको अपने सामने बिठाता था, ठीक। और अकबर कहता था देखो आपकी हार तो पक्की है ना, हार तो गए आप, चारों तरफ से घेरे हुए, तो मैं क्या करूं, अगर आपको यहाँ से, या तो 2 ऑप्शन आपके पास, या तो मैं आपको यहाँ से हटा दूं या ख़त्म कर दूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहीं रहिए, राजा भी रहेंगे, आप राजा रहिए, और जितना आपके ये राज्य है यहाँ का टैक्स भी आप रखिए, है ना, टैक्स भी आप रखिए, राजा भी रहिए आप। तो सोचेगा भाई टैक्स भी मेरा, राजा भी मैं हूँ, तो फिर बचा क्या, यही चाहिए और क्या चाहिए। तो लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपना कभी भी सिक्का नहीं चला सकते। क्या नहीं चला सकते, अपना सिक्का वहाँ से वहाँ कौन सा चलेगा, जो मुगल का शाही सिक्का है, रुपया, दाम या जलाली इलाही, वही सिक्का चलेगा, आप अपना सिक्का नहीं चला सकते, ठीक। और दूसरा, जो आपकी सेना होगी, जो आप टैक्स ले रहे हो, मतलब मैं आपको अपना मनसबदार बना रहा हूँ, तो अकबर उनको अपना मनसबदार बना देता था। तो देखो उनके भी फ़ायदे और अकबर का भी फ़ायदा। एक फ़ायदा तो ये कि अकबर का, कि वो कभी भी अकबर के अपोजिट नहीं रहेंगे, वो तो भाई ये हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि भाई बहुत महान शासक है, हमारा ना तो हमारा राजा का पद छीना, ना ही हमसे टैक्स वसूलने का हक छीना, और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, ना हमसे ना हमें यहाँ से भगाया। तो ये बहुत अच्छे से काम करते थे, ये तो उनका फ़ायदा हो गया। अकबर का फ़ायदा कि ना तो अकबर के कभी ये अपोजिट रह सकते, और दूसरा ये वाला एरिया पूरा अकबर को हो गया और उसकी सेना अकबर की होगी। और चाहिए क्या एक राजा को, भाई जो उसका एरिया है, अकबर को क्या वहाँ पे जाकर रहना था, ठीक। तो जो उसका एरिया है वो कभी उसके अपोजिट ना हो, उसके अधीन रहे। दूसरा सिक्का चल ही नहीं रहा, नाम तो किसका होगा, अकबर का ही होगा। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति। कैसी थी, दमन, पहले उनका दमन किया, फिर उनसे समझौता कर लिया, ठीक है। दमन और समझौते की नीति थी अकबर की राजपूत नीति। तो बहुत सारे राजपूत शासक अकबर के मनसबदार बनकर रहे,
और उनके ऊपर एक तलवार भी लटकी है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो अकबर आके ख़त्म कर देगा, आपको मनसबदारी छीन लेगा। ठीक है, ये थी अकबर की राजपूत नीति। अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें और हैं अकबर के सैन्य अभियान से शुरू करने से पहले। एक अकबर के दरबार में मैंने आपको नौरत्न पढ़ाए, तो अकबर के दरबार में ना मतलब हर धर्म के लोग थे, तो इससे हम कह सकते हैं कि अकबर धार्मिक रूप से कैसा था, सहिष्णु था। सहिष्णु उसे कहते हैं जो सारे धर्मों को साथ लेकर चलता है। इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जैसे उन्हें तीर्थ यात्रा कर को ख़त्म कर दिया, जजिया कर को ख़त्म कर दिया, और राम सिया का सिक्का चलाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, जो अकबर के दरबारी थे उनमें जो नाम आता है, जो पूछे जाएंगे आपसे, इसमें आता है एक तो दस्तूरजी राणा, दस्तूरजी राणा। एक है एका बीबी, दस्तूरजी राणा, एका बीबी। एक है दस्तूरजी राणा जो थे वो पारसी धर्म से थे। ठीक है, पारसी धर्म से। एका बीबी थे बौद्ध धर्म से। एका बीबी थी ईसाई धर्म से। इसके बाद हरि विजय सूरी थे जैन धर्म से। एका बीबी कौन से, ईसाई धर्म से, ईसाई। दूसरा था हरि विजय सूरी, ये थे जैन धर्म के। ठीक है, गुरु एक याद कर लो आप, पुरुषोत्तम दास, ये हिंदू धर्म से थे। ठीक, पुरुषोत्तम दास। और एक सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, ये मुस्लिम। ठीक, सलीम चिश्ती मुस्लिम हो गए। और गुरु रामदास, जब मैंने गुरु पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि गुरु रामदास का अकबर से अच्छा संबंध था। ठीक, तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी गुरु रामदास को, जिस पर अमृतसर बनाया गया। ठीक है, तो गुरु रामदास कौन से धर्म से, सिख धर्म से। ठीक है, ये सारे ये देखो, इन सारों में ये दोनों अकबर के दरबारी नहीं थे, लेकिन अकबर का इनसे बहुत अच्छा संबंध था। ठीक, सलीम चिश्ती जो थे, सलीम चिश्ती को अकबर बहुत मानते थे, और इन्हीं के नाम पर अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है, जहांगीर का नाम सलीम रखा था। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। ठीक, जो अकबर ने बसाया था नगर 1571 में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर की सलीम चिश्ती क्या है, दरगाह है। गुरु रामदास से भी अच्छे संबंध थे, जो आपको बताया मैंने, 500 बीघा जमीन दी थी, और ये सारे अकबर के दरबारी थे। इसमें आपसे पूछा जाएगा, एक तो हरि विजय सूरी किस धर्म के थे, दूसरा पुरुषोत्तम दास। इन दोनों से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये सारे हो गए, हमने अकबर के उसमें पढ़ लिए। अगर आप सैन्य अभियान में अब शुरू करूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सैन्य अभियान आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, एक वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो। ठीक है, थैंक्स फॉर सपोर्ट।